ठीक है। सो यार सबसे पहले अपने बता दें, अपने आज प्रोडक्शन का सेकेंड क्लास का डिस्कशन पर एंटर कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं है। अब आइए अपने क्या क्या डिस्कस किए थे उसमें एक बार फटाफट जो है रिकैप कर लेते हैं, फटाफट रिकैप कर लेते हैं, ध्यान देना है एवरीवन, ठीक है ना। अपने सबसे पहले प्रोडक्शन का मीनिंग लास्ट डे पढ़े थे, है ना, थोड़ा सा क्विक रिकैप कर लेते हैं, ध्यान दो। सबसे पहले अपने पढ़े थे प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी। क्या पढ़े थे? प्रोडक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग यूटिलिटी इन गुड्स। अच्छा, यूटिलिटी इन जनरल, और व्हाट इज यूटिलिटी? वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कंपनी। अच्छा, अब यूटिलिटी जो है वो आपका चार तरीके का होता है, टाइम, प्लेस, फॉर्म, टाइम, प्लेस और सर्विस या पोजेशन, ठीक है, यू आर नॉट रॉन्ग, ठीक है। फॉर्म यूटिलिटी क्या करता है साहब? आपका रॉ मटेरियल्स को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करता है। सर फिर से, फॉर्म यूटिलिटी क्या करता है? रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में। टाइम यूटिलिटी वेयर हाउसिंग, प्लेस यूटिलिटी ट्रांसपोर्टेशन, और सर्विस यूटिलिटी में बैंकिंग, इंश्योरेंस, ये सब। ओके दोस्तों, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, सेल वाज द ट्रिक, सेल वाज द ट्रिक टू रिमेंबर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, लैंड और लेबर। कैपिटल पे आप इंटरेस्ट पे करते हो, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट के लिए काम करता है, लैंड पे आप रेंट देते हो, और लेबर वेजेस। याद रखना, एंटरप्रेन्योर प्रॉफिट के लिए काम करता है, लैंड पे आप रेंट दे रहे होते हो, लेबर को आप वेजेस दे रहे होते हो। सर सही है, सही है, सही है, सही है। तो ये था अपने लोग का बेसिक डिस्कशन, और फिर हम लोग पढ़े थे प्रोडक्शन फंक्शन। सर प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? रिलेशन बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स। रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट को अपने प्रोडक्शन फंक्शन के अंदर पढ़ते हैं कि यार जो आउटपुट प्रोड्यूस्ड है, ये बात तो तय है और सही है कि वो इनपुट पे डिपेंड करता है, बट टू व्हाट एक्सटेंट, जैसे वेदांत ध्यान दे सुन, y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, एक बेसिक मैथ्स का इक्वेशन है। अगर y का वैल्यू वेदांश अपने को चाहिए तो अपने को x का कुछ वैल्यूज पुट करना होगा, इट कैन बी 1 2 3 4 कुछ भी, यस और नो। भाई जब तक x का वैल्यू नहीं डालेगा तब तक y का वैल्यू नहीं आएगा। सर बिल्कुल सही बात। सेम लॉजिक से अगर आउटपुट प्रोड्यूस्ड, एक इकोनॉमी बोलना गलत होगा, एक बिजनेस कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है वो डिपेंड करता है कि वो कितना इनपुट यूज कर रहा है। तो आउटपुट और इनपुट के बीच का ये रिलेशन को वेदांश अपने क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। बोलो वेदांश क्या बोलते हैं? प्रोडक्शन फंक्शन। वेरी गुड। रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, बोलो वेदांश क्या होता है? व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। रिपीट कर, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। फिर से बोल, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन? फैंटास्टिक, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एज राइटली सेड। अब इसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं और अपने पढ़ते हैं प्रोडक्शन वाली दुनिया में अपने दो तरीके का कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। प्रोडक्शन वाली दुनिया में अपने दो तरीके का कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात कर रहे होते हैं। सर कौन सा दो कॉन्सेप्ट्स है सर? शॉर्ट रन, लॉन्ग रन। आई रिपीट, मैं फर्स्ट क्लास को रिवाइज करवा रहा हूं इसलिए आई एम अ बिट फास्टर, ठीक है ना। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। तो शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड है जहां पर कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फिक्स्ड है, वाइल कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल है। लॉन्ग रन ऐसा टाइम पीरियड है जहां पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है? वेरिएबल है। तो ऑब्वियस सा बात है कि अगर आउटपुट इंक्रीज करना है बहुत जोर जोर से तो वो शॉर्ट रन में होगा कि लॉन्ग रन में? लॉन्ग रन में। शॉर्ट रन में भी होगा पर हौले हौले। आउटपुट जो इंक्रीज होगा वो शॉर्ट रन में कैसे होगा? हौले हौले चेंज, क्योंकि कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिव्यांश क्या है? फिक्स्ड है। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या है दिव्यांश? फिक्स्ड है। वेरी गुड सर। इसके बाद हम लोग आए थे दो तरीके का लॉ, दो तरह का नियम ऑपरेट करता है एज फार एज प्रोडक्शन इज कंसर्न। शॉर्ट रन में जो लॉ ऑपरेट करता है उसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। प्रोडक्शन से रिलेटेड शॉर्ट रन में जो लॉ ऑपरेट करता है उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। फिर से खुशी, शॉर्ट रन में जो लॉ ऑपरेट करता है प्रोडक्शन से रिलेटेड उसको क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। और लॉन्ग रन में जो लॉ ऑपरेट करता है उसको अपन बोलते हैं लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ये सब तो ठीक है सर। अब आप जो है ना वो समराइज करो मेन बात को। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को समझाने के लिए फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बताया था कि यार आप लोगों का जो बुक स्टडिंग बिहेवियर है, एग्जाम आने वाला आप लोग बुक को जिस तरह से पढ़ रहे हैं उससे मैंने रिलेट करके आपको बताया था कि मान लो शुरुआत में जब अपने बुक पढ़ना शुरू करते हैं
पहले पेज में अपने 10, पहले घंटे में अपने 10 पेज पढ़ लिए, उसके अगले घंटे में हम लोग 11 पेजेस पढ़ लिए, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हम लोग का एफिशिएंसी और इम्प्रूव हो रहा है। फिर एक लेवल आता है जहां पर हम लोग 1 घंटे में बस 4 या 5 पेज ही एक्स्ट्रा पढ़ पा रहे हैं, और फिर एक मोमेंट आता है कि अगर हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, प्रथम बोला भूल जाते हैं। अब यहां पर आप लोग ये समझना, यही 3 स्टेजेस है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का भी, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स एंड फाइनली स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। फिर से 3 स्टेजेस ये हो गए, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। सर अब आप एक बार इधर पे देख लो, सर हम पहचानेगा कैसे कि इंक्रीजिंग रिटर्न्स है या डिमिनिशिंग? वेदांश बाबू ध्यान से देखना, पहचानेगा कैसे कि इंक्रीजिंग है या डिमिनिशिंग है? वेदांश ध्यान से सुनना और बाकी कोई आंसर नहीं देगा। वेदांश देख, टीपी का मतलब टोटल प्रोडक्टिविटी। वेदांश टोटल प्रोडक्टिविटी कितना है? 10 यूनिट है, यस और नो? वेदांश टोटल प्रोडक्टिविटी 10 यूनिट से 30 यूनिट्स पे चला गया, हाँ या ना? वेदांश पहले तो कुछ भी प्रोड्यूस नहीं कर रहे थे अपने, फिर 10 से बढ़ा तो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है 10। वेदांश मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जब इनपुट 1 से बढ़ाएं, इनपुट मतलब वेरिएबल फैक्टर जब 1 से बढ़ाएं, मतलब फैक्ट्री में एक और लेबरर बढ़ाएं तो प्रोडक्शन में कितना बदलाव आया? पहले वेदांश जब कोई काम नहीं कर रहा था तो कुछ प्रोडक्शन हो रहा था क्या? नहीं, 0। पर वेदांश मेरे दोस्त जब एक वेरिएबल फैक्टर लगाया तो टोटल प्रोडक्शन कितना हो गया? 10। तो एक बात बता वेदांश कि एक बढ़ाने की वजह से प्रोडक्शन कितना से बदला? 10 से बदला। अरे क्योंकि पहले कितना हो रहा था? 0, अब कितना हो रहा है? 10। वेदांत भाई इसको मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। पर वेदांत देख, एक और वर्कर को तुम हायर किया, वेरिएबल फैक्टर में अपने वर्कर का बात कर रहे हैं। किसका बात कर रहे हैं? वर्कर का। वेरिएबल फैक्टर में अपने वर्कर का बात कर रहे हैं। तो जब तुम एक और वर्कर बढ़ाया तो वेदांत देख प्रोडक्शन 10 से 30 हो गया। कितना हो गया? 10 से 30। वेदांत बता प्रोडक्शन कितना से बढ़ा? करेक्ट, 20 यूनिट से। इसको वेदांत भाई मार्जिनल प्रोडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मार्जिनल प्रोडक्ट। चेंज इन टोटल प्रोडक्ट ड्यू टू 1 एडिशनल यूनिट ऑफ लेबर एम्प्लॉयड या ड्यू टू 1 एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉयड। जब आप एक वेरिएबल फैक्टर अपनी तरफ से डाल रहे हो तो जो टोटल प्रोडक्शन में बदलाव आ रहा है दैट इज कॉल्ड मार्जिनल प्रोडक्ट। बात समझ आ गया? सर बात तो समझ में आ गया। मूविंग ऑन यार, मूविंग ऑन यार, अभी इधर पे ध्यान से सुनना। अब आप लोग देखो, जब आप 3 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर हायर किए, ध्यान से सुनना, जब आप 3 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर हायर किए तो प्रथम देख टोटल प्रोडक्शन अब 45 यूनिट्स का हो गया। प्रथम मेरे को एक बात बता कि टोटल प्रोडक्शन 3 यूनिट से 45 का हो गया, तब प्रोडक्शन कितना से बढ़ा एक वेरिएबल फैक्टर की वजह से? 15 से। वेरी गुड। इसको क्या बोलते हैं? प्रथम मार्जिनल प्रोडक्ट। वेरी गुड। पर प्रथम यहाँ पर एक यूनिक चीज भी अपने नोट की है। क्या? पहले जो प्रोडक्शन बढ़ रहा था वो जोर जोर से बढ़ रहा था, 10 से 20 से। अब बढ़ रहा है हौले हौले, अब बढ़ रहा है हौले हौले। एक मोमेंट आएगा जब वो अपना मैक्सिमम को अचीव कर लेगा टोटल प्रोडक्ट, और उसके बाद टोटल प्रोडक्ट जो प्रथम बोला था ना भूल जाएगा। टोटल प्रोडक्ट और गिरने लगता है, टोटल प्रोडक्ट और बढ़ने की जगह पे गिरने लगता है। टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ग्रुप। तो बहुत सारे लोगों को आपने एक ही मशीन पर अगर अप्लाई कर दिया है तो फिर पता चला कि वो लोग काम वाम नहीं कर रहे हैं या काम करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, भिड़ रहे हैं आपस में, टकरा जा रहे हैं आपस में, गिर रहा है कोई कहीं, फलाना कहीं गिर रहा है, ये प्रॉब्लम होने लग रहा है। तो टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ने की जगह पे गिरने लग जा रही है आफ्टर अ सर्टेन लेवल। समझ आ गया? दैट इज व्हाट इट इज टॉकिंग अबाउट। आप लोग एक चीज समझना आप लोग कि कितना सुंदर से मैथ्स और इकोनॉमिक्स एक दूसरे को बैलेंस कर रहा है। नहीं समझा? मैथ्स में यूनिटरी मेथड सब कोई पढ़े हैं। मैथ्स में अपना यूनिटरी मेथड में अपन क्या पढ़े हैं? मैथ्स में अपने यूनिटरी मेथड में पढ़े हैं कि अगर 10 लोगों को एक काम करने में, मान लीजिए कि 50 दिन लगता है, 10 लोगों को एक काम करने में 50 दिन लगता है, आपको 50 दिन की जगह काम 25 दिन में करवाना है, तो आप 10 की जगह 20 लोग कर लेंगे। काम को 12 दिन में करवाना है तो 20 की जगह 40 लोग कर लेंगे आप। तो ऐसे तो मैथ्स के हिसाब से अगर जाएं तो एक मोमेंट आएगा जब मैं हजारों लाखों लोगों को लगा लूं तो काम 1 सेकंड में हो जाएगा। बट क्या रियल लाइफ में ये पॉसिबल है? क्या नहीं। और दुनिया में सारे लोग यही आर्ग्यू करते हैं। बट इकोनॉमिक्स इसका जवाब कब का दे चुका है। इकोनॉमिक्स बोलता है नहीं, देयर इज समथिंग, वेदर इट इज शॉर्ट रन और वेदर देयर इज लॉन्ग रन, देयर इज अ लॉ दैट यू हैव टू लुक एट। वो लॉ ये है कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। वो बोलता है कि बियॉन्ड अ सर्टेन लेवल अगर आप प्रोडक्शन को बढ़ाओगे, आई मीन लेबर को बढ़ाओगे, तो इट डजंट नेसेसरली मीन कि आपका प्रोडक्शन और तेजी से हो जाएगा। उल्टा प्रोडक्शन पहले के मुकाबले स्लो और गिर भी सकता है। दैट इज व्हाई आई टोल्ड कि मैथ्स काफी जगह झूठ बोल रहा है तो इकोनॉमिक्स इज बैलेंसिंग दैट।
यार समझ आ रहा है नहीं आ रहा है सबको एक बात? ऑनलाइन वाले दोस्त क्रिस्टल क्लियर, नहीं क्लियर? हाँ ना यार फटाफट। सिर्फ लास्ट डे का रिकॉल करवाया, अभी तक कुछ नया नहीं पढ़ाया। ठीक है, सही सही सही। अब दोस्त आप लोगों के साथ एक बार ग्राफ टोटल प्रोडक्ट वर्सेस मार्जिनल प्रोडक्ट का अपने डिस्कस करने वाले हैं। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का ग्राफ इज टू इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में पूछा ही जाता है, इट्स दैट इंपॉर्टेंट। तो प्लीज अब ध्यान से सुनना एंड उसके बाद वी विल कंटिन्यू टू आज का डिस्कशन। सुनना ध्यान से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के ग्राफ में हालांकि एवरेज प्रोडक्ट भी होता है, बट अभी तक हमने आपको एवरेज प्रोडक्ट बना के दिखाया नहीं। एवरेज प्रोडक्ट आई ड्रॉ, बट पहले आप लोग ये देख लो ये ग्राफ क्या बोलता है इस तरीके का। देखो ये और यहां पर भी ये। अभी आप लोग इधर पे देखो टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट, और टोटल प्रोडक्ट यहां पर हो गया, और ये हो गया यूनिट्स ऑफ लेबर यानी कि यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। और आप लोग को बताया था टोटल प्रोडक्ट का किस तरह का ग्राफ होता है, एस शेप्ड। क्या होता है, एस। ये लिखने का तरीका ये है, ये इंक्रीजिंग रेट, डिमिनिशिंग रेट एंड इवेंचुअली फॉल्स। ये हो गया ग्राफ टोटल प्रोडक्ट का। किसका, टोटल प्रोडक्ट का। सर सही है यार। एक बात बताना मेरे को, एक यूनिक पॉइंट है यहां पर, जहां पर पहले तेजी से वेदांश समझा, पहले प्रोडक्शन तेजी से बढ़ रहा था, फिर हौले हौले बढ़ने लग गया था। तो वेदांश ये दिखाता है इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर ये क्या दिखाता है, इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट, और फिर क्या दिखाता है, फॉलिंग, यानी कि नेगेटिव। क्या, नेगेटिव। अब एक बात को समझना, एक पॉइंट का नाम मैंने आपको बताया था जो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के बीच, डिमिनिशिंग के बीच में होता है, वो पॉइंट है करेक्ट। ऑनलाइन वालों वो पॉइंट क्या है बोलो तो, एक पॉइंट जो इंक्रीजिंग और डिमिनिशिंग के बीच का जो गैप को पूरा करता है, बोलो तो दोस्त। बस बस बस, तो ये हो गया आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, खुशी इन्फेक्शन लिख के नहीं आना है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। समझ में आ गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट दैट मार्क्स द ट्रांजिशन फ्रॉम इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट टू इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। अपने डिमिनिशिंग रेट लिखेंगे कि डिक्रीजिंग भी लिख दे, चलता है। डिमिनिशिंग लिखेंगे, डिक्रीजिंग नहीं। ठीक है, तो पढ़ाई पे ही ध्यान दो बेटा। डिमिनिशिंग रेट क्या हो गया, इंक्रीजिंग से डिमिनिशिंग के बीच में जो होता है पॉइंट, उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। वेरी गुड स्वराज। अभी इधर पे आगे बात कर, हमने यार इसी के करस्पॉन्डिंग एक ग्राफ को और स्टडी किया था। वो पता है क्या था, कि जहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट अपना क्या अचीव कर लेता है, मैक्सिमम। हो गया, मार्जिनल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम अचीव कर लिया। देख लो ये सेम पॉइंट, मार्जिनल प्रोडक्ट इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे मार्जिनल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम अचीव कर लेता है। और फिर दोस्त जहां पे टीपी मैक्सिमम होता है, टोटल प्रोडक्ट, वहां पे मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट का वैल्यू क्या होता है, करेक्ट। तो ये जमीन को टच करेगा, ये मार्जिनल प्रोडक्ट गया जीरो, और जब टीपी फॉल हो जाता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव। सर ये बात बताया हुआ आपका, अग्रेड। एक चीज और ध्यान से सुनना। हाँ सर बोलो। इतना जब अपने डिस्कस कर लिए ना, एक चीज और था यार, वो यू मस्ट रिमेंबर, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट का जो रिलेशन है ना, वो भी हमारे सिलेबस में है, एंड आई विल ड्रॉ द ग्राफ फॉर द सेम। हालांकि मेरे बुक में ये पेज नंबर आपका लिखा हुआ है 117 में। वी विल कम बैक टू दैट। अभी आप लोग मार्जिनल प्रोडक्ट और इसका ही देखो। अभी देखो एवरेज प्रोडक्ट का बात करते हैं। एवरीवन प्लीज फोकस यार, एवरेज प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं। लास्ट डे एवरेज प्रोडक्ट का ग्राफ नहीं दिखाए थे। हेलो, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट सेम पॉइंट से स्टार्ट करता है, विच इज दिस वन। क्लियर है? और उसके बाद ग्रेजुअली एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा होता है। एवरेज प्रोडक्ट ग्रेजुअली क्या हो रहा होता है, इंक्रीज। और एवरेज प्रोडक्ट इंक्रीज होने के बाद जब वो मार्जिनल प्रोडक्ट से मिलता है, बस उस पॉइंट के बाद एवरेज प्रोडक्ट का जिंदगी खराब, गिर जाता है। क्या हो जाता है, खराब। एवरेज प्रोडक्ट गिर जाता है। एवरेज प्रोडक्ट क्या हो जाता है, गिर जाता है। जैसे होता है ना, अपने मम्मी और लोग कंप्लेन करते हैं कि सर पहले मेरा बच्चा पढ़ता था बहुत, फिर ये इसके साथ घूमने लग गया, अब ये पढ़ना छोड़ दिया। तो ठीक उसी तरीके से
ठीक उसी तरीके से यहां पर भी है कि शुरू किया, फिर बातचीत शुरू किया, फिर ये बढ़ रहा था, जैसे इससे मिला खत्म, एवरेज प्रोडक्ट। यार एक बात याद रखना, क्या एवरेज प्रोडक्ट 0 हो सकता है? द आंसर इज नो। सर क्यों? सब कुछ चिल्ला तो नो बोल दिया, लेकिन क्यों? क्योंकि आप लोग यहां पर ध्यान दो, एवरेज प्रोडक्ट का फॉर्मूला है, एवरेज प्रोडक्ट ऑफ लेबर, एवरेज प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो है टोटल प्रोडक्ट बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। एवरेज प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो है टोटल प्रोडक्ट्स बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। इसका थोड़ा सा और सिंपल एग्जांपल मैं लेता हूं, थोड़ा और बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे। सुनना आप लोग प्लीज, एवरीवन फोकस यार। मान लीजिए ये एक फिक्स फैक्टर है लैंड, ये एक वेरिएबल फैक्टर है लेबर। इधर पे लिख देते हैं ये फिक्स फैक्टर है और लेबर के लिए मैं लिख दे रहा हूं वेरिएबल फैक्टर है। अभी ध्यान से सुनना, ये फिक्स है, लेट इट बी लाइक दिस, ये एक ही यूनिट है, एक ही क्वांटिटी है, एंड वी आर यू नो मैन्यूवरिंग लेबर, चेंज हम लोग लेबर में कर रहे हैं। अभी सुनना आप लोग, पहले एक लेबर, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब जो आप फैक्ट्री में लेबर एम्प्लॉय किए हो दैट इज इंक्रीजिंग कंसिस्टेंटली। अब एक चीज समझने की कोशिश करना आप लोग, जो आपका आउटपुट जनरेट होगा, जो आपका आउटपुट जनरेट होगा उसमें अपने को बिहेवियर दिखाना पड़ेगा। किसका बोलो तो? अपने को तीनों स्टेजेस का बिहेवियर दिखाना पड़ेगा। हैव अ लुक यार, पहले आउटपुट मान लो 10 यूनिट्स था। अच्छा, मैं जब बात कर रहा हूं आउटपुट का, रेदर राइट इट टोटल प्रोडक्ट, वरना कंफ्यूजन होगा। टोटल प्रोडक्ट है ना, अपने बात टोटल प्रोडक्ट का कर रहे हैं। 10, फिर आ गया अपने लोग का कितना? 30, 30 के बाद लेट्स से 45, 45 के बाद लेट्स से 50, 50 के बाद लेट्स से 52, और 52 के बाद पहुंचने के बाद वो रह गया 52 पर ही, एंड देन ग्रेजुअली फॉल, ग्रेजुअली फॉल। हाँ, लेकिन अब अपन बात करेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट का। मार्जिनल प्रोडक्ट का आप लोग अभी देखना, टोटल प्रोडक्ट का बात अपने नहीं की है, मार्जिनल प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं। एवरीवन प्लीज फोकस। हाँ भाई, जब 0 से बढ़ा तो ये 10 से ही बढ़ा, हाँ या ना? इसमें ये कितना से बदला? 20 से बदला, 20 से। 0 में नहीं लिखता, 0 में कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा ना अंकित? फर्स्ट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? 0 में लिखता है, किसमें? डैश किसमें देता है? 0 में। बोलो अंकित किसमें? 0। वेरी गुड। अभी इधर पे ध्यान से सुनना, 30 से 45 कितना हो गया? 15, ये हो गया 5, ये हो गया 2, अब बस 0 और फिर नेगेटिव। अब यार यहां पर ना एक बार स्टेजेस को अपने स्टडी कर लेते हैं। आप लोग देखो, ये जो दोनों है ना, ये फेज 1 दिखा रहा है, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ये आपका दिखा रहा है फेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, और ये दिखा रहा है फेज ऑफ फेज 3, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न। हाँ सर, ये सब बात तो ठीक है, बट वी हैड अ डिस्कशन, या वी वर सपोज्ड टू बी डिस्कसिंग ऑन एवरेज प्रोडक्ट। ये तो डिस्कशन कहीं और ही चला गया। नहीं, अभी एवरेज प्रोडक्ट पे वापस लाते हैं डिस्कशन को। इधर देखो, एवरेज प्रोडक्ट। अब इस पिक्चर में जब एवरेज प्रोडक्ट आया, इधर पे ध्यान देना, 0 पे एवरेज प्रोडक्ट का कोई काम नहीं है दिखाने का, तो आई एम नॉट इंटरेस्टेड ऑल्सो। अभी देखो एवरेज प्रोडक्ट होता क्या है, मतलब कि ऑन एन एवरेज एक लेबर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। ऑन एन एवरेज एक लेबर कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करने में हेल्प कर रहा है। 1 मिनट, एवरेज प्रोडक्ट और मार्जिनल प्रोडक्ट अलग है। सुनना बात को प्लीज, एक बार रिपीट कर रहा है। मार्जिनल प्रोडक्ट बोलता है कि जब तुम एक लेबरर बढ़ाया तो तेरा टोटल प्रोडक्ट कितना से बदला। एवरेज प्रोडक्ट बोलता है कि ऑन एन एवरेज तेरा एक लेबरर कितना प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है। एवरेज प्रोडक्शन का फॉर्मूला। अब देखो एक चीज समझना, मार्जिनल प्रोडक्ट का तो ये फॉर्मूला आप लोग को बताया गया ही है कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ एनी यूनिट्स इज टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन यूनिट्स माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ एन माइनस 1 यूनिट्स। ये बात बताया हुआ है। लास्ट डे का जिसका क्लास नहीं देखा हुआ है, ओनली दे माइट नॉट बी अंडरस्टैंडिंग, बट अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल। अब हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट का। अब हम लोग बात कर रहे हैं एवरेज प्रोडक्ट का। दोस्त, जब अपन एवरेज प्रोडक्ट का बात कर रहे हैं ना, इट इज टोटल प्रोडक्ट बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। इट इज टोटल प्रोडक्ट बाय यूनिट्स ऑफ लेबर। ऑब्वियसली एवरेज हमेशा टोटल बाय टोटल होता है। इसका मतलब समझना आप लोग क्या हुआ। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन। इन दोनों को जब डिवाइड करेंगे 10 आएगा, हाँ या ना? इन दोनों को डिवाइड किए तो कितना आ रहा है? 15। इन दोनों को डिवाइड किए तो कितना आ रहा है? 15 आ रहा है। यस और नो? उसके बाद आप लोगों का
इन दोनों को डिवाइड किए तो अपने लोग का आई बिलीव 12.5 आ रहा है, राइट? ओके, इन दोनों को डिवाइड किए तो आ रहा है 10.4। इन दोनों को फिर अपने जब डिवाइड किए तो अपने लोगों का 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, डजंट मैटर, फर्क नहीं पड़ता। और 48/7 भी जब आप लोग करोगे 6 पॉइंट समथिंग बस। अभी सुनो इधर के, जो काम है वो हो गया। अभी आप लोग समझना एक इंपॉर्टेंट चीज यार, हेलो, एवरेज प्रोडक्ट को आप देखो इंक्रीज कर रहा था, हाँ या ना? फिर इसका मुलाकात किसके साथ हुआ? मार्जिनल प्रोडक्ट के साथ। देखो एपी और एमपी इक्वल हुआ कि नहीं हुआ? उसके बाद एपी गिरा 12.5, 10.4, 8.6। इसी के बारे में तो आई वाज टॉकिंग अबाउट, यही तो डिस्प्ले करना था, बट प्रैक्टिकली दिख गया, बेटर है। इसका मतलब डायग्राम बेसिकली एपी और एमपी का आप लोग जब देखोगे, इट इज समथिंग लाइक दिस। इस तरह से देख लो आप लोग, याद रखना पड़ेगा, इट्स नॉट एन ऑप्शन। इसमें से 1, 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है, तो याद रखना पड़ेगा। देखो मार्जिनल प्रोडक्ट का ग्राफ ये हो गया। बहुत सारे क्वेश्चंस इसी के अराउंड अभी अपने करने वाले हैं बातचीत। इधर सुनना, एवरेज प्रोडक्ट का क्या वत्सल, देखो भाई, शुरुआत सेम पॉइंट से, शुरुआत टच। अब एपी का क्या होने वाला है? एपी। लेकिन एक बात मेरे को बताना, एपी जैसे एमपी को आपने देखा जीरो होते हुए भी, एमपी को आपने देखा नेगेटिव होते हुए भी, अग्रीड? क्या एपी, अब एक बार फिर क्वेश्चन पूछ रहा है, बिकॉज नाउ यू ऑल मस्ट बी इन अ पोजिशन टू थिंक। 2 मिनट लेना और सोचना इंडिविजुअली, क्या एपी जीरो हो सकता है क्या? सोच के आंसर देना, ऑनलाइन वाले आंसर देना, एंड आई आस्क फॉर लॉजिक ऑल्सो, इसीलिए लॉजिक सोच के आंसर देना। एवरेज प्रोडक्ट जीरो हो सकता है क्या? थिंक। ऑनलाइन वालों व्हाट से? महक बोल रही है नहीं, एवरेज प्रोडक्ट जीरो तो हो ही सकता भाई। अपना आंसर देखना, केस क्यों कर रहा है, अपना सोच के रख, जब नाम पूछेंगे तो बोलना। वेरी गुड महक। हाँ जी भाई, अंकित बोल रहा है कि एवरेज प्रोडक्ट जीरो हो सकता है। तो ये अंकित बताइए, एवरेज प्रोडक्ट जीरो लेबर का पॉइंट ही नहीं, अगर आप लेबर को पॉइंट नहीं किए तो ये फॉर्मूला ही कैसे लगा? टोटल प्रोडक्शन होगा कहां से? अगर लेबर ही नहीं होगा तो वो तो 0/0 हो गया ना। तो 0/0 नहीं होता है ना, वो तो ऐसा है कि तो हम आईएएस ऑफिसर नहीं बने, क्यों? क्योंकि एग्जाम ही नहीं दिए थे, तो वो सेंस नहीं है ना भाई, या तो पास हुआ या फेल हुआ, हम आईएएस नहीं है, ये कौन सा सेंस हुआ? तो वो बात मत करो। तो अंकित का लॉजिक आपको पता ही है, पिट गया पूरा। रियल लाइफ में एवरेज प्रोडक्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। अरे इसलिए जीरो नहीं हो सकता क्योंकि मैथ्स में कोई भी चीज जीरो होना है, इसका मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए एक पर्टिकुलर एवरेज निकाल रहे हैं, तो 0/30 है कोई चीज, तब वो जीरो है। या 0 एनी गिवन नंबर इन दिस वर्ल्ड बट नॉट जीरो 0 एनी नंबर इन द वर्ल्ड अगर मैं लिखूं यहां पर, तो ये जीरो होगा। मतलब न्यूमरेटर का जीरो होना जरूरी है अगर पूरे वैल्यू को जीरो करना है। तो एवरेज प्रोडक्ट होता है आपका टोटल प्रोडक्ट बाई लेबर। तो यार टोटल प्रोडक्ट कहां से कभी जीरो होगा? अगर आप लेबर इंप्लॉय कर रहे हो। हाँ ये मैं अग्री करता हूं कि टोटल प्रोडक्ट गिरता है, आई एम नॉट फाइटिंग द सेम। टोटल प्रोडक्ट गिरता है, आई एम नॉट फाइटिंग द सेम, बट जब तक लेबर रहेगा तब तक कुछ ना कुछ यूनिट तो हमेशा प्रोड्यूस हो रहा होगा ना फैक्ट्री में। तो हाउ कैन टोटल प्रोडक्ट बी जीरो? तो याद रखना, एपी कैन नॉट बी जीरो बिकॉज टीपी कैन नॉट बी जीरो। एवरेज प्रोडक्ट कैन नॉट बी जीरो, एग्जाम में आएगा, व्हाई कैन नॉट एवरेज प्रोडक्ट बी जीरो? एंड आई आस्क द क्वेश्चन, मैं बता दे रहा हूं, आई विल आस्क दिस क्वेश्चन, everybody must be in a position to understand and answer. AP cannot be zero because AP का फॉर्मूला है टोटल प्रोडक्ट बाई लेबर एंड टोटल प्रोडक्ट कैन नेवर बी जीरो एंड दैट्स व्हाई AP इज नेवर जीरो। सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा अगेन, कैन AP भी नेगेटिव? कैन AP भी नेगेटिव? यस सर, एपी नेगेटिव होगा, वो बोल रहा है। जीरो ही नहीं होगा तो नेगेटिव कहां से?
कूद के जाएगा। वत्सल बोल रहा है कि सर एमपी नेगेटिव हो सकता है, करेक्ट है, एपी नेगेटिव नहीं हो सकता। वही हम बोल रहे हैं कि एपी, अरे भाई एपी का नेगेटिव होना तो यार, एपी का नेगेटिव होना ये नॉनसेंसिकल है, इधर सुनना आप लोग, क्योंकि एपी, अगर आप लोग बोल रहे हो कि एपी नेगेटिव है, मान लो इस दुनिया में कोई ऐसा बोल रहा है कि एपी नेगेटिव है, इसका मतलब वो टीपी बाई एल में चला गया। इसमें दो चीज, कोई भी फ्रैक्शन को अगर नेगेटिव करना है तो दो में से एक चीज करना होगा, क्या तो न्यूमरेटर नेगेटिव करना होगा या डिनोमिनेटर नेगेटिव करना होगा। अगर आप न्यूमरेटर को नेगेटिव कर रहे हो, इसका मतलब जब लेबर काम कर रहा है तो वो देख रहा है कि वो आलू डाल रहा है, तीन आलू बाहर आ जा रहा है, तभी नेगेटिव होगा प्रोडक्शन, है या ना, जो कि रियल लाइफ में लॉजिकल नहीं है। या दूसरा, जब वर्कर लेबर को मार दे रहा है तो टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, और दोनों केस में पॉसिबल नहीं है, ये दोनों सेंस ही नहीं बना रहा है इकोनॉमिक्स का, तो इस वजह से इट कैन नॉट बी नेगेटिव। अरे भाई, हाउ कैन टोटल प्रोडक्शन या नंबर ऑफ लेबर्स बी नेगेटिव? इट कैन नॉट बी। हाउ कैन टोटल प्रोडक्ट और लेबर बी नेगेटिव? इट कांट बी, एंड देयरफॉर एपी कैन नॉट बी नेगेटिव। एपी नेगेटिव नहीं हो सकता बिकॉज टीपी, टोटल प्रोडक्ट एंड लेबर cannot be negative, cannot be negative। इतना ही लिखना इनफ है। हम दे नहीं दे एग्जाम में मिल जाएगा, ठीक है कि नहीं है? वही हम बोल रहे हैं। पॉइंट यहां पर ये है कि एवरेज प्रोडक्ट नेगेटिव नहीं हो सकता। क्या जीरो हो सकता है? नहीं। सर ये बात समझ में आ गया। तो कुल मिलाकर सर अब सारी बातों को अगर एक बार जोड़ें तो एक बार ध्यान से समझना क्या क्या हो रहा है। सबसे पहला, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स में टोटल प्रोडक्ट क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। टोटल प्रोडक्ट क्या कर रहा है? राइज कर रहा है, और मार्जिनल प्रोडक्ट भी क्या कर रहा है? राइज कर रहा है। वेरी गुड। जब स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स आया तो टोटल प्रोडक्ट जो है अभी भी राइज कर रहा है, पर पहले बात राइज कर रहा था जोश में, अभी राइज कर रहा है हौले हौले, और तब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है? गिर रहा है। और इन दोनों के बीच का एक पॉइंट है, इन दोनों के बीच का एक पॉइंट है जहां पे टीपी का जो स्लोप है वो चेंज हो रहा है, और एमपी तब अपना क्या अचीव करता है? मैक्सिमम। और इसके बियॉन्ड आता है स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, जहां पे टोटल प्रोडक्ट आपका फॉल होने लगता है। और याद रखिएगा, जब टीपी टोटल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम अचीव करता है तब मार्जिनल प्रोडक्ट अपना जीरो अचीव कर लेता है, और साथ ही साथ में जब टोटल प्रोडक्ट फॉल होता है तब एमपी आपका क्या हो जाता है? नेगेटिव हो जाता है। ये बात लास्ट डे भी मैंने लिखाया था। आज एक बार सर मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट का भी बात करते हैं। ये जो मैं लिखवा रहा हूं ये ऑलरेडी मटेरियल में लिखा हुआ है, बट स्टिल एक बार लेट्स ट्राई टू रिवाइज द सेम। मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एपी के बीच का रिलेशन इस बार। ओके सर, प्लीज गो अहेड यार, ध्यान से सुनना। ऐसा है कि बोथ ऑफ देम आर स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। मार्जिनल प्रोडक्ट अपना हाईएस्ट अचीव किया एंड देन इवेंचुअली गिरा और नेगेटिव बन गया। एवरेज प्रोडक्ट का क्या है? वो भी सेम पॉइंट से स्टार्ट करता है, मैक्स अचीव करता है और क्या हो जाता है? नीचे चला जाता। अब सर इसको डायग्राम के थ्रू सिर्फ एक्सप्रेस करना इनफ नहीं है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको यूनिट्स ऑफ लेबर और ये सब चीज, क्या नाम है, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट दिख रहा है, वो तो आपको बताना ही पड़ेगा, दैट इज तो कंपलसरी। बट एक चीज और है जो कंपलसरी है यहाँ पर, वो बताना तीनों फेजेस को। पहला कि एज एमपी राइजेस मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस, ध्यान से सुनना, एज मार्जिनल प्रोडक्ट राइजेस and falls, AP is still rising, AP is still rising। देखो ना, मार्जिनल प्रोडक्ट अपना बढ़ा, अपना मैक्सिमम अचीव किया और गिरना भी स्टार्ट कर दिया, और AP अभी भी बढ़ रहा है। फिर नेक्स्ट ध्यान से सुनना, जब अच्छा ये इस टाइम पे जब AP राइज हो रहा है, जब AP राइज हो रहा है ना, इस पॉइंट को और बेटर मैं लिखवाता हूं आपको। इधर देखो, इस पॉइंट को आप ऐसे याद रख सकते हो, बहुत सिंपली याद हो जाएगा कि जब एपी राइज करता है ना, जब एपी राइज करता है ना, तब हमेशा मार्जिनल प्रोडक्टिविटी एवरेज प्रोडक्टिविटी से ज्यादा रहती है। चेक कर लो,
जब जब एवरेज प्रोडक्ट ऊपर भाग रहा है तब तब एमपी एपी के ऊपर है, चेक कर लो। एमपी एपी के ऊपर है, चेक कर लो आप लोग, यस और नो यार, एमपी एपी के ऊपर है। और ये बात मैं आपको वो प्रैक्टिकल एग्जांपल जो लिया था ना उसमें भी अभी डेमोन्स्ट्रेट कर दूंगा, इधर सुनना। बट ये रिलेशन याद तो करो, जब एपी राइज हो रहा है तो कौन किससे ज्यादा है? एमपी एपी से ज्यादा है। जब कौन राइज कर रहा है? एपी, नंबर 1। नंबर 2, जब एमपी और एपी एक दूसरे से मिल रहा है तब एपी बहुत खुश है। एपी क्या हो गया? एपी अपना मैक्स अचीव कर लिया, एपी अपना मैक्स अचीव कर लिया। लेकिन एपी को क्या पता था आगे क्या होने वाला? एपी फॉल्स, एपी बट इज नॉट जीरो, बट इज नॉट जीरो, बट इज नॉट जीरो। ये 3। देन एक मिनट रुको, देन एपी, अब आप लोग देखो एपी एमपी से ग्रेटर है, डूबा तो दोनों, बट एपी थोड़ा बेटर संभाल लिया खुद को, तो एपी इज ग्रेटर देन एमपी, एपी इज ग्रेटर देन एमपी। ये 3 बात याद रखना कंपलसरी है। और भी चीज बात करना है बट पहले ये याद कर लेते हैं और फिर मैं प्रैक्टिकली दिखा भी दूंगा जो एग्जांपल आप लोग को दिया है ना। सुनना एवरीवन, वंस अगेन यार, कम ऑन, इधर पे देखना। जब एपी राइज कर रहा है, जब एपी राइज कर रहा है तो कौन किससे ग्रेटर है? एमपी ग्रेटर देन एपी, एमपी ग्रेटर है एपी से। जब एपी एमपी से मिलता है तब एक जन अपना मैक्स अचीव करता है, कौन? एपी। जब एपी और एमपी मिलता है तो अपना मैक्सिमम पॉइंट पे कौन आता है? एपी आता है। और उसके बाद क्या होता है एपी का? एपी फॉल्स, बट डज इट बिकम जीरो? नो। ये पूरा का पूरा बात है, ठीक है ना? अभी ध्यान से सुनना, क्लियर है? हाँ सर। अंकित क्या हुआ? कोई आज तुमको गलत वैक्सीन का सस्पेक्ट हो गया क्या तुमको? हाँ बाबू अंकित, कोई गलत वैक्सीन दे दिया क्या तुमको? रिएक्ट करिए ऐसा लग रहा है। अभी पॉइंट पे ध्यान से सुनना, अभी पॉइंट पे ध्यान से सुनना। तो यानी कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में अभी तक हम लोग क्या पढ़े हैं? एक बार क्विक समरी। और सर इतना आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अराउंड क्यों बात कर रहे हैं? बिकॉज ये इतना इंपॉर्टेंट है, वी कैन नॉट ब्लडी अफोर्ड टू मेक अ मिस्टेक हियर। चाहे पूरा क्लास लग जाए इसको समझाते समझाते, सुन लेना एक बार फिर से। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोलता है कि जब आप वेरिएबल फैक्टर को एक गिवन फिक्स फैक्टर पे, पहला बात तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल कब है? शॉर्ट रन में। पहला बात तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एप्लीकेबल कब है? शॉर्ट रन में। अब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन बोल रहा है कि शॉर्ट रन में जब एक फिक्स फैक्टर और एक वेरिएबल फैक्टर है ना, तो जब आप मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर को टू अ गिवन यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर अप्लाई कर रहे हो, मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर को टू अ गिवन यूनिट ऑफ फिक्स फैक्टर अप्लाई कर रहे हो, तो जो टोटल प्रोडक्ट है, टोटल आउटपुट है, वो पहले तेजी से बढ़ेगा, फिर हौले हौले बढ़ेगा एंड फिर इवेंचुअली गिरेगा। जो तेजी से बढ़ना है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, जो हौले हौले बढ़ना है उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट, और फिर गिरने को बोलते हैं नेगेटिव, एज ऑफ नेगेटिव रेट। अब यार वी आर इन अ पॉइंट where we are going to discuss the 3 stages marked in the respective diagram। तीनों स्टेजेस डायग्राम में मार्क्ड होना चाहिए। यहां पर कुछ किताबों में एक गड़बड़ है, आई विल डिस्कस द सेम विथ यू। एक बार ध्यान से सुन लेना वरना क्या कंफ्यूजन रहेगा, आप लोग सुन लेना। पहला बात, जो कि आइडल है और जो कि सही है करना। मेरे मटेरियल में भी पेज नंबर अगर आप लोग 113 में आओगे तो मैंने भी यही डिस्प्ले किया 113 में, ऊपर में डायग्राम में देखना। मैंने जब 3 स्टेजेस को बांटा ना, हेलो एवरीवन, तो 3 स्टेजेस का बाइफर्केशन को मैंने कैसे बांटा है मैं समझाता हूं आपको, और दुनिया में यही लॉजिकल ज्यादा है। सुन लेना एवरीवन, जो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आता है ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे अपना मैक्सिमम कौन अचीव करता है? एमपी। कौन अचीव करता है? एमपी। इधर देखो, जिसको नहीं समझ आया ये देखो, इधर देखो। आप लोग अगर ये फिगर देखोगे, इसमें आप देखो जब इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट पे अच्छी चेंज हो रहे हैं अपने लोग। यहां पर देखना, यहां पर अपने इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट पे थे, यहां से ट्रांजिशन हुआ इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट पे। दिख रहा है क्या सर? ये कैसे पता चला आपको? क्योंकि एमपी फॉल होने लगा, क्योंकि एमपी का फॉल होना ये इंडिकेट करता है कि टोटल प्रोडक्ट अब राइज तो हो रहा है, बट जिस अमाउंट से राइज हो रहा है वो अमाउंट अब गिरते जा रहा है। जिस क्वांटिटी से राइज हो रहा है वो क्वांटिटी गिरते जा रहा है।
अब देखो ना इधर पे, पहले 20 से बड़ा था, अब 15 से बड़ा केवल था। तो जब 15 से बड़ा केवल तो फॉल होने लगा, तो यानी कि ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। और आप लोग देख लो 15 एक बार आपका यहां पर आ गया, 20 से जैसे ही आप 15 पे गए, 20 से जैसे ही आप 15 पर गए, आप क्या देखिए एमपी क्या हो गया, फॉल। तो इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे ये अपना मैक्सिमम अचीव किया कि नहीं एमपी। देखो ना 20 जैसा एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट और कहीं भी ना इसके पहले और ना इसके बाद में आपको दिखा कहीं पर। अंडरस्टूड और नॉट? इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जहां पे पहुंचता है, जहां पर एमपी मैक्सिमम होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर कौन मैक्सिमम होता है, एमपी मैक्सिमम होता है। उस पॉइंट पर दोस्त, उस पॉइंट पर दोस्त याद रखना अपना स्टेज 1 मार्क्ड होता है, उस पॉइंट पर अपना स्टेज 1 मार्क्ड होता है। तो जब एग्जामिनेशन में लिखिएगा तो ऐसे लिखिएगा स्टेज 1। अगर आप लोग बुक देखेंगे तो बुक में लिखा हुआ है स्टेज 1, फेज 1 लिखा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये था एमपी का मैक्सिमम होना, ये था एमपी का मैक्सिमम होना, ये था एमपी का मैक्सिमम होना। नेक्स्ट है फेज 2, जहां अपन बात करेंगे टीपी के मैक्सिमम, टोटल प्रोडक्ट के मैक्सिमम होने की। जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। वेरी गुड अंकित, जब टोटल प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है तो मार्जिनल प्रोडक्ट जीरो। तो इसका मतलब आपको डायग्राम ऐसा इंश्योर करना होगा कि ये इसको टच करे और टीपी अपना मैक्सिमम, टोटल प्रोडक्ट अपना मैक्सिमम को अचीव करे। यहां पर अपने लिखेंगे स्टेज नंबर 2 एंड फिर इसके बाद ऑब्वियसली स्टेज नंबर। ये परफेक्ट डायग्राम है, मतलब इस डायग्राम का मार्क्स मिलेगा। अब जो मैं आपको बोल रहा था कि कुछ जगहों पर, कुछ बुक्स में मैंने एक फैलेसी देखा है, अगर आपके स्कूल में बोर्ड्स में आप ये बनाओ चलेगा, बट अगर किसी स्कूल में बोल दिया ना तो ये भी ठीक है कि एग्जैक्टली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पे वो लोग स्टेज 1 खत्म नहीं करते हैं, वो लोग स्टेज 1 को ना यहां पर दिखाने की जगह पे थोड़ा सा बाद में दिखाते हैं। समझ में आया कि मतलब यहां पर इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट भी हो रहा है और इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट भी हो रहा है, बट आई डोंट एट ऑल अग्री विद दैट लॉजिक। तब फिर उसका नाम स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स क्यों आ रहा? अगर अंदर में डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी आ गया तो उसका नाम क्यों आ रहा? बट ये चीज है कुछ बुक्स में गलती, इनफैक्ट फ्रेंच में भी अभी वो गलती चलते आ रहा है, अभी ठीक कर दिया कि नहीं पता नहीं, बट 10 साल से तो चल रहा है। समझ आया? तो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू एड्रेस, ये ध्यान रखना। एक बार तीनों स्टेजेस के बारे में अब बता रहा है कि तीनों स्टेजेस में क्या हो रहा है, एक एक करके ध्यान रखना, ध्यान से सुनना एवरीवन, ध्यान से। स्टेज 1, जो स्टेज 1 है इसमें अपने क्या देखे, टीपी इंक्रीज हो रहा है, वेरी गुड, इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट, टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, ठीक है कि नहीं है? एंड इसी दरमियान जब टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट तब एमपी ऑल्सो राइजेस, तब एमपी ऑल्सो राइजेस। पर इस दरमियान एपी का क्या हो रहा है, एमपी राइज हो रहा है, एपी क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, एपी राइजेस बट correct, very good, but MP is greater than AP. By the end of this stage, by the end of this stage, by the end of this stage क्या हो रहा है बोलो तो? Very good. By the end of this stage MP maximum हो जा रहा है, very good, MP max हो जा रहा है और TP किस पॉइंट पर पहुंच गया, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, करेक्ट। नहीं वो सब बताने का दरकार नहीं है, अभी ये चीज है, वो तो नेक्स्ट स्टेज में होगा, अभी मिला नहीं, अभी नेक्स्ट स्टेज में मिलेगा ना, क्योंकि सोच अंकित अभी तो एमपी मैक्सिमम हुआ है, जब एमपी गिरने वाला है तब एपी आके उससे मिलता है ना कि भाई सुने तुम्हारा टाइम अच्छा नहीं चल रहा है। समझ आया कि नहीं आया? तो ये है स्टेज 1, ये है स्टेज 1। फिर इसके बाद आता है आपका स्टेज 2। स्टेज 2 में टीपी राइजेस एट अ, करेक्ट, टीपी राइजेस एट अ डिमिनिशिंग रेट, करेक्ट। और जब टीपी राइजेस एट डिमिनिशिंग रेट तब एमपी क्या हो रहा है इस दरमियान, एमपी फॉल्स। अच्छा, और यहां पर क्या हो जा रहा है, एपी बिकम्स इक्वल टू एंड देन एपी स्टार्ट्स, करेक्ट। और यहां पर इतना लिख दिया और उसके बाद फाइनली स्टेज 3, अच्छा नहीं स्टेज 2 का एंड तो लिखा ही नहीं, बाय द एंड TP becomes maximum and marginal product becomes 0. वाओ, हो गया। और फिर अपने बात कर रहे हैं स्टेज नंबर 3 का, सब खराब हो रहा है, TP फॉल्स, MP नेगेटिव, AP फॉल्स बट नॉट नेगेटिव, 0।
बट नॉट जीरो, बट नॉट जीरो, जीरो नहीं है कार्टून तो नेगेटिव, बट नॉट जीरो। किसी को थोड़ी बोलेगा ये मेल और बॉय, मेल बोल या बॉय बोल, और बॉय, क्या सेंस है इस बात का? खैर जो भी है, इधर पे ध्यान दो, बस बस सब ठीक होगा। इधर देखो, 3 स्टेजेस का बात हो गया। अब एक क्वेश्चन एग्जामिनर्स का फेवरेट क्वेश्चन, अंडर विच स्टेज वुड अ रैशनल प्रोड्यूसर वांट टू ऑपरेट। आप एक ऑर्गेनाइजेशन है जो गुड्स एंड सर्विस प्रोडक्शन में डील कर रहे हैं, आप किस स्टेज में रहेंगे? क्या चाहेंगे कि हम किस स्टेज में रहें? ठीक है, आप स्टेज 1। ऑनलाइन वाले, व्हाट डू यू थिंक एक रैशनल प्रोड्यूसर को किस स्टेज में ऑपरेट करना चाहिए? द फैक्ट दैट यू नो ऑल द 3 स्टेजेस नाउ। ऑनलाइन वालों, व्हाट डू यू थिंक यार? फटाफट फटाफट, स्टेज 1, स्टेज 1। सबका आंसर स्टेज 1 आ रहा है, गलत। सब सही आंसर स्टेज 2। सही आंसर स्टेज 2 का है, सही आंसर स्टेज 2 का है। सर ऐसा क्यों, सर ऐसा क्यों? एक बात समझना आप लोग, एक बात समझना आप लोग, जो लोग स्टेज 1 बोले वो लोग क्यों बोले पता है? सर स्टेज 1 में बहुत ग्लैमर था सर। स्टेज 1 में क्या हो रहा था? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा था एट इंक्रीजिंग रेट। अरे भाई, स्टेज 2 में भी प्रोडक्शन तो इंक्रीज ही हो रहा है, तुम बोल रहे नहीं अब इतना जोर से इंक्रीज नहीं हो रहा, मजा नहीं आ रहा, बंद करो। बात समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे भाई, प्रोडक्शन तो तब भी इंक्रीज हो रहा है ना। एक कस्टमर है, जैसे मान लो तुम्हारे पास कस्टमर्स लोग को ऑर्डर्स आते रहता है प्रोडक्ट सेल करने के लिए। आज 10 रुपया का ऑर्डर आया, कल 30 का आया, परसों 100 का आया, तो बहुत तेजी से ऑर्डर आ रहा है। एक दिन 20 बढ़ के 120 का ऑर्डर आया, तू बोला नहीं आज मजा नहीं है, हम ऑर्डर नहीं मिलेगा। अरे भाई, ऑर्डर तो आया तेरे पास, बोल रहा नहीं उतना तेजी से नहीं आया, मजा नहीं आया। वंस मोर, अरे वो थोड़ी होता है, वो नहीं होता है ना, वो नहीं होता है ना। इसका मतलब आपको आंसर कैसे लिखना है, बोलना है कि इसमें हम लोग यूज करेंगे मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मेथड ऑफ एलिमिनेशन में कि a producer would not want to stop at stage 1 because he has to enjoy the benefits of increasing total productivity in stage 2. अरे एमपी गिरने लगा बट टोटल प्रोडक्टिविटी तो स्टेज 2 में। तुम माथा थोड़ा सा ज्यादा लगा देते हैं जितना जरूरत है उससे। क्या बात हो रहा है यहाँ पर? क्या टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बस खत्म। अगर टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है तो इसका मतलब द प्रोड्यूसर वुड बी एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ इट, यस और नो? सो प्रोड्यूसर विल नॉट वांट टू ऑपरेट एट स्टेज 1। अब आप एलिमिनेट करो स्टेज 3 को। स्टेज 3 ऑल्सो प्रोड्यूसर विल नॉट वांट टू ऑपरेट बिकॉज एवरीथिंग इज फॉलिंग देयर, यानी कि टोटल प्रोडक्ट इज डिक्लाइनिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट हैज बिकम नेगेटिव, एवरेज प्रोडक्ट इज फॉलिंग। सो अंडर नो कंडीशन वुड यू वांट टू ऑपरेट इन स्टेज 3. So by the process of elimination, a rational producer would like to operate in stage number 2. Stage 1 में क्यों नहीं? क्योंकि stage 1 में अगर रुक गया, अरे बाबा एक बात बताओ ना, टोटल प्रोडक्टिविटी को अगर आप देखो, यहाँ पर स्टेज 2 में क्या टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है ना सर। तो जब प्रोडक्शन टोटल बढ़ रहा है सेकेंड स्टेज में, तो why the hell will you want to operate or stop in stage 1 and you can take advantage of the rising productivity in stage 2? सर वो कम तेजी से बढ़ रहा है, दैट्स अ सेपरेट मैटर, बट हाउ विल इट अफेक्ट कि हम नहीं और बिजनेस करेगा? कैन नॉट हैपन दैट वे ना। तो इस वजह से इट इज द स्टेज 2 विच इज द करेक्ट आंसर। यार लिखवा देगा आंसर, बट क्रिस्टल क्लियर है क्या एवरीबॉडी? फटाफट यार ऑनलाइन वाले दोस्त, ऑफलाइन क्लियर है क्या? ऑनलाइन व्हाट से यार बता रहे, 1 मिनट की जवाब दे रहा है। ओके ओके ओके, 1 मिनट एवरीवन। हाँ अंकित, एक बार फिर से क्वेश्चन पूछ। अच्छा, अंकित का क्वेश्चन है वो बहुत सिंपल है कि अंकित बोल रहा है सर आप जो यहाँ पर तीनों स्टेजेस का जो जजमेंट दिया हम लोग को, उसमें आप सिर्फ टोटल प्रोडक्ट का बात कर रहे हो, आप मार्जिनल और एवरेज का बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि एज अ फर्म मेरा काम प्रोडक्शन मैक्सिमाइज करना है। मेरे को क्या करना है? एमपी क्या हो रहा है, एपी क्या हो रहा है? अंकित समझ रहा है? टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है तो रुक जा, बढ़ रहा है तो बढ़ा। समझ में आ गया क्या? तो इट इज द स्टेज 2 क्वेश्चन है, अंडर विच स्टेज? एवरीवन राइट इट डाउन प्लीज।
अंडर विच स्टेज वुड अ रैशनल प्रोड्यूसर वांट टू ऑपरेट? वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार बोल रहा है। अंडर विच स्टेज वुड अ रैशनल प्रोड्यूसर वांट टू ऑपरेट? Which stage would a national producer want to operate? अब आप में से कोई ऐसे बस लिख कर आ जाता है एग्जाम में, स्टेज 2 खत्म, कुछ नहीं, तो ये फिर एग्जामिनर क्या बोलेगा? तो ये नहीं करने का, फिर लिखो, फिर लिखना है we use the process of elimination to arrive at the answer. Process of elimination to arrive at the answer. ऐसा भारी भारी वर्ड एग्जामिनर लोग को अच्छा लगता है, मेरे को फर्क नहीं पड़ता। Arrive at the answer, ठीक है कि नहीं है? तो यहां पर आपको लिखना है कि if a producer stops at stage 1, if a producer stops at stage 1, they will not be able to take advantage, they will not be able to take advantage of the constantly rising productivity, they will not be able to take advantage of the constantly rising total product। वो लोग इसका एडवांटेज दोस्तों नहीं ले पा रहे होंगे। इतना छापिए हैं? Elimination to arrive at the सोच क्या होना चाहिए? आंसर। टेक एडवांटेज ऑफ कॉन्स्टेंटली राइजिंग टीपी। टेक एडवांटेज ऑफ कॉन्स्टेंटली राइजिंग टीपी। नहीं, हैंडराइटिंग बहुत खराब है मेरा, ये अच्छा लिखने में आलस आता है, देखो एक अलग टू टेक एडवांटेज ऑफ कॉन्स्टेंटली राइजिंग टीपी। तुमको भी सब फेक फेक लग रहा, हम समझ रहे हैं, बट वैसा है नहीं। टू टेक एडवांटेज ऑफ द कॉन्स्टेंटली राइजिंग टीपी। थैंक यू। इधर पे ध्यान से सुनना। तो ये हो गया स्टेज 1 का क्लैरिफिकेशन कि भाई स्टेज 1 में क्यों रुकना चाहेगा। स्टेज 1 के बाद स्टेज 2 में तो टोटल प्रोडक्टिविटी अभी भी बढ़ रहा है। हाँ, फिर लिख, प्रोड्यूसर will not want to operate at stage 3 as here P falls, MP becomes negative and AP also fall। का कोई काम होता है कभी? ऐसे बन गया दुनिया में है। आंसर में लिखना तो लिखना पड़ेगा, अदरवाइज कोई काम नहीं। हाँ, ये है भाई बातचीत कुल मिलाकर। सो अच्छा, इसके बाद आप कंक्लूड करो। सो स्टेज 2 is where a rational producer would want to be, is where a rational producer would want to be। सर रैशनल प्रोड्यूसर कौन होता है? जिसमें बेसिक बुद्धि होता है। Who want rational producer would want to be, would want to be। फटाफट एवरीबॉडी कॉपी इट डाउन यार। ऑनलाइन वाले आप लोगों का कंफर्मेशन का वेट कर रहे हैं, सबका छापा हो गया तो गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, अच्छा पूछा, मैं वही बोलेगा। वेरी गुड अंकित। ठीक है, अंकित भाई का एक अच्छा क्वेश्चन आया। अंकित बोलता है कि सर क्या कोई भी स्टेज अवॉइड हो सकता है क्या? द आंसर इज नो।
डिले हो सकता है क्या? यस। मतलब चाहे इंक्रीजिंग रिटर्न्स का फेज हो, चाहे डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, चाहे आप नेगेटिव रिटर्न्स का बात कर लीजिए, क्या डिले हो सकता है? हाँ। जैसे कैसे? एक टेक्नोलॉजी, एक मशीन है, आप देख रहे हो कि यार इसमें ज्यादा हो रहा है, आप उसको अपग्रेड करवा लो, उसका टेक्नोलॉजी को बेटर करवा लो, बट फिर भी वो अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी भी तो एक ना एक दिन डिमिनिश होगा और फिर फाइनली नेगेटिव रिटर्न जनरेट करेगा ही करेगा। दैट्स व्हाट वी आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट। अभी भी एक चीज बाकी रह गया, which is assumptions of the law of variable proportion। उसके बाद मैं सारी चीजों को कंक्लूड करने के लिए एकदम सजा के शुरू से बताऊंगा, ठीक है ना? assumptions of the law मतलब जब भी इकोनॉमिक्स के अंदर कोई भी लॉ बना ना, तो वो कुछ फैक्टर्स को दिमाग में रखते हुए बना, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, assumptions of the law of variable proportion। इधर पे देखो आप लोग, मैं बता दे रहा हूं आपको। सर पेज नंबर बता देते तो अच्छा होता। पेज नंबर 112 स्टडी मटेरियल का, 112 एवरीबॉडी। assumptions of the law of VP, पेज 112। खुशी दिख गया? वाओ। assumptions of law of variable proportion। स्वराज किताब, अच्छा ठीक है। assumptions of कुछ ना कुछ बोलेंगे इसको। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। अगर अपने assumptions of law of variable proportion का बात करेगा ना, पहला लॉ, पहला assumption आप लोग देखो लिखा हुआ है किताब में कि ये शॉर्ट रन में ऑपरेट करता है। कहां ऑपरेट करता है ये लॉ? शॉर्ट रन में। पहला assumption कि हम लोग शॉर्ट रन में, तो लॉन्ग रन के फंडे मत लाओ, ऑपरेट इन शॉर्ट रन। इसीलिए फैक्टर्स दो तरीके का है, कितना? फिक्स फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर। वाओ। और ये लॉ सब फैक्टर्स पे चलता है अगर फिक्स्ड है तो, जैसे लैंड हो गया, फिर लैंड की जगह पे आप लोग मशीन भी कंसिडर कर सकते थे। तो अप्लाइज टू ऑल फिक्स फैक्टर्स, अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स। दिस लॉ अप्लाइज टू ऑल फिक्स्ड फैक्टर्स। क्योंकि मतलब जनरली यार फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग ये किसी बिजनेस में और क्या ही होगा, फिक्स्ड सोच ले, मेनली ये दोनों होता है। तुम क्या लेगा? हाँ ये ले सकता है फैक्ट्री बिल्डिंग, और क्या, और ज्यादा कुछ ले नहीं सकता ऐसा, है ना? तीसरा, ये अलग है। यहां पर ये एक इंटरेस्टिंग चीज है, यहां पर एक इंटरेस्टिंग चीज है कि डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी अप्लाइड टू फिक्स फैक्टर। डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी अप्लाइड टू फिक्स फैक्टर। मतलब ऐसा नहीं है कि एक फिक्स फैक्टर पे सिर्फ 4 वर्कर काम कर रहा है, अगर आपको और 4 वर्कर हायर करना है तो दूसरा फिक्स फैक्टर लाइए। नहीं, एक ही फिक्स फैक्टर पे 4, 5, 6, 7 वर्कर काम कर सकता है, जो कि हम लोगों ने अपने एग्जांपल में भी दिखाया था। याद करो मैंने जो आज एग्जांपल लिखा था उसमें फिक्स फैक्टर खाली 1 लिख दिया था, देखो एक बार, और फिर वेरिएबल फैक्टर यानी कि लेबर को कंसिस्टेंटली, ये देखो फिक्स फैक्टर को ऐसे रख दिया था और फिर लेबर को बढ़ा रहे थे। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि ये पॉसिबल है करना, ये पॉसिबल है करना। दे आर ट्राइंग टू से कि इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग अबाउट सच अ चेंज, इट इज पॉसिबल टू ब्रिंग अबाउट सच अ चेंज, ठीक है ना? तो ये कुछ था assumptions, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी अप्लाइड टू फिक्स फैक्टर। और उसके बाद ये सारे लॉज प्रोडक्शन के कॉन्सेप्ट में ही काम आते हैं, अप्लाइज टू प्रोडक्शन ओनली, कि कहीं ये इकोनॉमिक्स का फंडा को अब दुनिया के किसी और इकोनॉमिक्स के फंडे के साथ जोड़ने का कोशिश न करना, है ना? हाँ सर, ये बहुत सही है, ये 2 assumption बहुत सही है, वो मैं आपको बता दे रहा हूं। एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, एक क्या है? कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। एक हो गया ये कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, और ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। सर ये दोनों समझाइए, मैं एक बार लिख देता हूं फिर समझाता हूं। एवरीबॉडी पे अटेंशन, इधर पे सुनना यार, ये दोनों बहुत ही मस्त पॉइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट है नंबर 5 और 6, एवरीवन प्लीज। कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब समझ में आया? मतलब जब आप लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टडी कर रहे हो ना, तो ऐसा कोई मैजिक नहीं हुआ कि हम एक नया तरीके का मशीन आ गया और हमने इस मशीन को बीच में छोड़ दिया। मतलब जब हम लोग इस मशीन को स्टडी कर रहे हैं, वेरिएबल फैक्टर इसमें डाले जा रहे हैं, तब हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि दुनिया में और कोई भी नया मशीन डिस्कवर इससे बेटर नहीं हुआ है। अरे तभी तो इस पे बैठे हुए हैं, अदरवाइज हम लोगों को क्या करना पड़ता? दूसरे में शिफ्ट करना पड़ता। और फाइनली ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। इसका मतलब क्या है? याद करो आप लोग, हम लोग पहले एक लेबर को हायर किए थे, फिर 2, फिर 3, 4, तो हम लोग मान रहे हैं कि सारे के सारे लेबर
इक्वली एफिशिएंट है, कोई भी फुद्दू नहीं है, वरना क्या होगा आप लोग समझना, वरना ऐसा हो जाएगा अगर मान लो ये असम्पशन नहीं ले, तो मान लो कि वेरिएबल फैक्टर 1 टोटल प्रोडक्ट था, मान लीजिए वेरिएबल फैक्टर 1 में टोटल प्रोडक्ट था 10। अब हम लोग के असम्पशन में जब दो लोग मिलकर काम कर रहे हैं तो टोटल प्रोडक्टिविटी और जोर से बढ़ेगा, यानी कि 30। ये था हमारा असम्पशन सही काम कर रहा है इस वजह से। अब मान लो उस दुनिया में जहां पे हमारा असम्पशन पिट गया, हम लोग ये अज्यूम नहीं करते, तो क्या होता, स्वराज बोलेगा। और ये रियल दुनिया में हो सकता है, पहला लेबरर अच्छा था, 10 यूनिट प्रोड्यूस हुआ, दूसरा महाफुद्दू निकला, ये 10 वाले का भी मेहनत को खराब कर दिया, टोटल प्रोडक्टिविटी 2 हो गया। ये तो हो ही सकता है, हो ही सकता है ना कि दूसरा महाफुद्दू निकले। तो व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज कि ऐसा कुछ नहीं है, ऑल आर इक्वली एफिशिएंट, ऑल आर इक्वली एफिशिएंट। सॉरी क्या होगा फिर सभी, वही तो अपने पढ़े हैं, फॉल होगा। हाँ, अरे इक्वली एफिशिएंट का समझे नहीं, इक्वली एफिशिएंट का मतलब स्वराज ये है कि वर्कर्स का बेकार होना या वर्कर्स का सुपर अच्छा होना इस लॉ को डिस्टर्ब नहीं करेगा। समझ आया? स्वराज बोल रहा है सर इसका तात्पर्य क्या है, लाइक व्हाट इज द इंप्लीकेशन ऑफ दिस कि इक्वली एफिशिएंट क्यों ले रहे हैं स्वराज। इसका मतलब ये है कि जब मैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन को स्टडी करूंगा ना, तो उस तीनों स्टेजेस आराम से आएंगे, इंक्रीजिंग, डिमिनिशिंग और नेगेटिव। कहीं पर भी ऐसा नहीं होगा कि किसी लेबर की बहुत अच्छे होने की वजह से या किसी लेबर की बहुत गधे होने की वजह से कोई स्टेज डिस्टर्ब हो गया। अब जैसे यहां पर पहले ही आ गया डिमिनिशिंग रिटर्न, नेगेटिव रिटर्न पहले ही आ गया, ऐसा नहीं होगा, ये सब केसेस नहीं होगा। इक्वली एफिशिएंट लेबर लेने से ये फायदा है। अंडरस्टूड स्वराज? तो आइए दोस्तों एक बार हम लोग जो है कुछ कॉमन असम्पशंस को देखते हैं और उसके बाद आई विल टेल यू हाउ टू राइट अबाउट द आंसर। और आपको इस क्लास के एंड तक क्या क्या पता होना चाहिए, घर पे जाके क्या क्या खुद से लिख के ट्राई करना है, ठीक है ना। बट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एक बार शुरू करते हैं बातचीत। एवरीवन प्लीज पे अटेंशन, है ना। असम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में सबसे पहला 2 असम्पशंस होगा टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। टेक्नोलॉजी मतलब जब हम लोग ये लॉ को स्टडी कर रहे हैं, दुनिया में कोई नया टेक्नोलॉजी डिस्कवर नहीं हो रहा, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी कांस्टेंट। और नंबर 2 कि ऑल वेरिएबल यूनिट्स आर इक्वली एफिशिएंट, ऑल लेबर यूनिट्स आर इक्वली एफिशिएंट, करेक्ट, ऑल लेबर यूनिट्स आर इक्वली एफिशिएंट। नंबर 1 पहला क्या था, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट। नंबर 2 ऑल लेबर ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। तीसरा वी आर ऑपरेटिंग इन विच टाइम पीरियड, शॉर्ट रन, एग्जैक्टली शॉर्ट रन टाइम पीरियड, बिकॉज ऑफ विच हाउ मेनी फैक्टर्स डू वी हैव, 2, फिक्स्ड एंड वेरिएबल। दिस लॉ अप्लाइज टू व्हाट, प्रोडक्शन ओनली, फील्ड ऑफ प्रोडक्शन ओनली। ये कुछ इसके assumptions है। एंड एक और, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर कैन बी अप्लाइड टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स फैक्टर। सर एक बार आइए देखते हैं assumptions एक एक करके आप लोग से पूछते हैं। एवरीवन बुक उल्टा सभी का, कम ऑन एवरीवन। मैं एक बार फिर से रिवाइज करवाता हूं एंड उसके बाद आई विल आस्क द क्वेश्चंस। एवरीवन पे अटेंशन। पहला बात, देयर आर नो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी टेकिंग प्लेस, नंबर 1। नंबर 2 it is possible to apply more units of a variable factor to a given fixed quantity of a fixed factor. Number 3, we are operating in short run, because of which we have 2 factors, fixed and variable, correct. Number 4, all variable units are equally efficient, सब कोई equally efficient है। All variable units यानी कि all laborers are equally efficient। और fifth कि this law applies to the field of production only। 5 assumptions ये वाला याद कर लो, इनफ है, ठीक है ना। स्टार्टिंग राइट विथ नुपुर, कोई भी 2 assumptions आप बोलो तो फटाफट। वेरी गुड, वेरी गुड, टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट एंड यूनिट्स ऑफ लेबर मत बोलना, वेरिएबल फैक्टर आर इक्वली एफिशिएंट। तीसरा पॉइंट संगीता आप बोलिए, मतलब इट अप्लाइज ओनली टू प्रोडक्शन। नेक्स्ट परी आप बोलिए। ध्यान नहीं दे रहे हो परी, ध्यान दो क्लास में। नंबर 4 दिव्यांश, करेक्ट, इट अप्लाइज टू शॉर्ट रन, द वेरिएबल द फैक्टर्स आर बोथ फिक्स्ड एंड वेरिएबल। और एक 5th पॉइंट, कैन बी अप्लाइड टू अ गिवन क्वांटिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। तो चलिए सर एक बार और लास्ट टाइम 5 assumptions को रिवाइज करते हैं एंड देन आप लोगों को फाइनल प्रेजेंटेशन बता देंगे। एंड एवरीवन पे अटेंशन। मैं 1-2 जन को देखा था एंड दैट्स व्हाई आई आस्क्ड द क्वेश्चंस और वो आंसर नहीं दे पाए। एवरीबॉडी प्लीज पे अटेंशन, ठीक है ना।
फिर से बता रहे हैं 5 assumptions इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। नंबर 1, assumption number 1 कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, देयर इज नो चेंज इन, टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है तो नो चेंज इन टेक्नोलॉजी हो गया। नंबर 2, ऑल वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट। तीसरा, शॉर्ट रन पीरियड इज ऑपरेटिंग ड्यू टू विच देयर आर फिक्स्ड एंड वेरिएबल फैक्टर्स। Number 4 applies to production only, and number 5 it is possible to change and apply more and more units of a variable factor to a given quantity of fixed factor. सृष्टि 3 assumptions कोई भी बताइए फटाफट। Short run period, it is a variable, and वेरिएबल फैक्टर्स आर इक्वली एफिशिएंट, करेक्ट। 3 पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट खुशी आप बताइए इसको छोड़ के। वेरी गुड, ऑपरेट्स इन शॉर्ट रन, देयरफॉर वी हैव 2 टाइम पीरियड फिक्स्ड, आई मीन 2 फैक्टर्स फिक्स्ड एंड वेरिएबल, एंड लास्टली इट इज पॉसिबल टू चेंज and apply more and more units of a variable factor to a given quantity of fixed factor. One last time assumptions discuss कर रहे हैं, ध्यान से सुन लेना। It applies only to short run. Number 2 applies to production only. Number 3 की constant technology. Number 4 variable factors equally efficient. And number 5 it is possible to apply more and more units of a variable factor to a given quantity of fixed factor. अब आप लोगों को लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्या क्या खुद से लिख के प्रिपेयर्ड रहना वो है ये। नंबर 1 लॉ आपको आना चाहिए, as more and more units of a given of a variable factor are applied to a given unity of fixed factor, the TP first increases at increasing rate, increases at diminishing rate and eventually starts falling. पहला लॉ आपको पता होना चाहिए, सिंपल सा बात। दूसरा बात, जब भी आप लॉ लिखेंगे लॉ के साथ साथ उसका assumptions लिखेंगे, उसका डायग्राम, लॉ का डायग्राम वेरी 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 इंपॉर्टेंट। डायग्राम के अंदर टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट तीनों दिखाई पड़ना चाहिए। नंबर 4 आप लोगों को जो है वो प्रैक्टिस करना है, इसका जो न्यूमेरिकल टेबल्स है वो, हालांकि मैं भी करवाऊंगा, मेरे को आपको पता ही होगा मेरा एक क्लास पूरा सम्स को डेडिकेटेड रहता है, विच विल बी अवर नेक्स्ट क्लास, जिसमें सम्स ही करने वाले हैं इस चैप्टर से रिलेटेड। चौथी बात और 5वीं बात, इस एक लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल छोटा सा बात है, वो 5 मिनट लेगा, अदरवाइज दिस चैप्टर इज ओवर। खाली एक लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है। नेक्स्ट, अंडर विच स्टेज वुड अ रैशनल प्रोड्यूसर वांट टू ऑपरेट, सब कोई बोलो तो किस स्टेज में? करेक्ट, स्टेज 2 पे एक रैशनल प्रोड्यूसर विल वांट टू ऑपरेट। 3:30 पे ये तो चल रहा है। आप ग्रुप में मैसेज नहीं देखे, आप एडिट हो ग्रुप में? ग्रुप में एडिट नहीं हो, आप 2 मिनट बैठे। Under which stage would a rational producer want to operate? It will be in which stage यार? Stage number 2. Correct. एक rational number want to operate करेगा on stage number 2. Understood कि नहीं यार? हाँ सर। ये 4-5 पॉइंट्स है जो अपने को क्लियर होना चाहिए, अदरवाइज यार ये वाला चैप्टर अपना ओवर है। नेक्स्ट डे अपन सम्स करने वाले हैं, यस इट्स करेक्ट, बट अदरवाइज दिस टॉपिक इज ओवर यार। समझा नहीं समझा सकती, ये सब प्लीज प्रैक्टिस करके आना है ना। नेक्स्ट डे मुलाकात करते हैं। ऑनलाइन वाले दोस्त कोई क्वेश्चन या क्रिस्टल क्लियर है? क्रिस्टल क्लियर है तो चैट में योनो फेंक के मारो फटाफट। ओके रोमकिता, ऑलराइट महक ओके, गार्गी ऑलराइट, रजन्या ओके, दीपक फैंटास्टिक। सर लॉ के साथ रिलेशन टीपी एफपी एंड एपी का लिखना है क्या? हाँ, एग्जाम में अलग से क्वेश्चन आता है इस पर। लास्ट वीक तो रिकॉर्डिंग का है, रिकॉर्डिंग में बोला देखना पड़ेगा। देखना पड़ेगा।